कि समय का चक्र किस तरह से गोल गोल घूमता है। और उसी कड़ी में देखिए, कल तक जिस नेपाल में पिछली सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, अब उसी नेपाल में नई सरकार बनाने को लेकर मतभेद सामने आने लग गए हैं। वही गुट जो एक वक्त पर सड़कों पर उतरा था सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो आज आपस में भिड़ गए हैं। ये तस्वीरें काठमांडू के सेना मुख्यालय की हैं, जहां जेनजी युवाओं के 3 से 4 गुट मौजूद थे, जिनके बीच पहले झगड़ा हुआ, बाद में नए प्रधानमंत्री के नाम को लेकर इनके बीच मारपीट शुरू हो गई। आप भी सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, फिर समझाएंगे कि आखिर वजह क्या है। लेकिन ये क्यों हुआ? किसने सोचा था कि जो जेनजी युवा नेपाल में क्रांति लाने के लिए निकले थे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले थे, उन्हीं के बीच इस तरह की फूट पड़ जाएगी और ये युवा भी अलग अलग गुटों में बंट जाएंगे। जिस तरह की लड़ाइयां वहां पर हो रही हैं, इस विवाद का सबसे बड़ा कारण यह है कि जेनजी युवाओं का हर गुट अपने मनपसंद नेता को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। जितने गुट उतनी राय। और अब तो दावेदारों की सूची लंबी होती चली जा रही है, जिस पर सेना के दखल के बाद भी कोई सहमति आज रात 9 बजे तक नहीं बन पाई है। अभी जेनजी युवाओं का एक गुट काठमांडू के मेयर बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, जिन्हें भारत विरोधी भी माना जाता है। बालेन शाह ने अपने दफ्तर की दीवार पर ग्रेटर नेपाल का एक विवादित और भारत विरोधी नक्शा लगाया हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के बड़े हिस्से को ग्रेटर नेपाल में दिखाया गया है। तो बालेन शाह की भारत में इतनी चर्चा तो हो रही है, लेकिन जरा ये भी देख लीजिए कि ये भारत को लेकर सोचते क्या हैं। दूसरे नंबर पर है 72 साल की सुशीला कार्की, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश रही है नेपाल में। और जेनजी युवाओं के प्रतिनिधि चाहते हैं कि उन्हें ही फिलहाल के लिए अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपी जाए और अगले 6 महीने के अंदर नेपाल में संसदीय चुनाव कराए जाए। लेकिन नेपाल के युवा इसके लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि वो उम्र दराज नेताओं से तंग आ चुके हैं और किसी भी कीमत पर 73 साल के ओली को हटाकर 72 साल की सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। एक और नाम है, नया नाम जो इस रेस में आया है, और वो नाम है कुलमान घिसिंग का, जिन्हें नेपाल के लोग लाइटमैन भी कहते हैं। इनकी उम्र 55 साल है। इन्होंने भी भारत के जमशेदपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ये वही शख्स हैं जो घाटे में डूबे नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को मुनाफे में लेकर आए और पूरे नेपाल में बिजली चोरी को रोक और भ्रष्टाचार के विरोध एक बड़ा चेहरा कुलमान घिसिंग बने थे। इस साल भी जब केपी शर्मा ओली की सरकार ने उन्हें उनके पद से हटा दिया था, तब भी नेपाल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और कुलमान घिसिंग की एक ऐसी छवि बन गई थी जिससे उनके लिए ये कहा जाने लगा कि वो एक ऐसे लाइटमैन है जो करप्ट, भ्रष्ट नेताओं की जिंदगी में अंधेरा लाने के लिए काम करते हैं और आम जनता की जिंदगी में लाइट यानी रोशनी। और अब नेपाल की सेना के मुख्यालय में एक एक करके इन सभी नामों को लेकर चर्चा हो रही है, मंथन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जेनजी युवाओं को समझना आसान नहीं होगा। ये डिजिटल युग की वो पीढ़ी है जिसका हर फैसला सोशल मीडिया से तय होता है और अब भी नेपाल में सोशल मीडिया पर दिन रात हजारों पोल्स कराए जा रहे हैं और नए नए नामों पर नेपाल के युवाओं की राय मांगी जा रही है। ऐसे ही कुछ जो पिक्चर्स है, तस्वीरें हैं, मैं लेकर आई हूं। यहाँ समस्या क्या है, सोशल मीडिया के इन पोल्स को कितना सही माना जाएगा, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम यानी ओशन ने आज खुद इसकी पड़ताल किया। हमें पता चला कि इन पोल्स में दूसरे देशों के लोग भी ऑनलाइन वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ये आई ओपनर होगा नेपाल के भी उन बच्चों के लिए, जेनजी के लिए, जिनकी हमें भी उतनी ही चिंता है, क्योंकि वो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन जो रास्ता वो अपना रहे हैं नई सरकार को चुनने के लिए, उसमें विदेशी दखल की गुंजाइश बनती है। ये हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पाया है और इसीलिए आइए आपको लेकर चलते हैं बड़े स्क्रीन पर, जिससे आप समझेंगे कि हम आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं डिस्कॉर्ड ऐप पर सबसे ज्यादा वहां पर बातचीत हो रही है। डिस्कॉर्ड ऐप पर अगले प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग कराई जा रही है। मैं आपको पढ़कर बताती हूं, क्योंकि यहां पर जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, अलग अलग पोल्स लोग करा रहे हैं, इसको बनाना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, सेंड सागर ढाका टू सुशीला मैम इन 1 आवर, ऐसे ऐसे पोल्स कराए जा रहे हैं। हु गेट्स टू वोट इन नेपाल, रैंडम नेपाली एज रेप, रैंडम नेपाली एज रेप, ये देखिए मॉडरेटर, हु नेक्स्ट, हु नेक्स्ट, ये जो अलग अलग आप देखेंगे नाम है जो यहाँ पर डाले जा रहे हैं। ये देखिए, ये हमने आपके सामने लाकर रख दिया है।
अब बिफोर कास्टिंग वोट ये जो 4,652 वोट हैं, इसको आप समझिए, क्योंकि अगर आप तस्वीर को देखेंगे ऐसी आशंका है कि चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देशों के हैकर्स इन पोल्स को प्रभावित करके नेपाल के राजनीतिक भविष्य को अनिश्चितता की तरफ ले जा सकते हैं। और यही है इस डिजिटल युग का सबसे बड़ा खतरा। तो जो जेन जी इस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई व्यवस्था के लिए, एक बड़े जंग के लिए सड़कों पर उतरी है, जिसने अपना सब कुछ ताक पर लगा दिया है नेपाल में, उन्हें यह बात गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया टुडे के ओसिन ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन के जरिए यह पाया है कि अगर चाहे तो कोई भी अमेरिका में बैठा, चाइना में बैठा, पाकिस्तान में बैठा इस डिस्कॉर्ड ऐप को हैक करके वो अपनी तरफ से वोटिंग कर सकते हैं। तो फिर जो आपके यहां सरकार बनेगी या जो आप लोग जिसे चुनेंगे, इसके आधार पर उसमें अन्य देशों के लोगों की हस्तक्षेप हो सकता है। देखिए, ये जो मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, इन्हीं से सब कुछ तय कर रहा है, आपकी पसंद नापसंद। अब तो सरकारें भी अगर इस मोबाइल फोन से तय कर रही हैं, तो जो इसमें खतरे की गुंजाइश है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। आइए, अब तक नेपाल के डिस्कॉर्ड ऐप पर हामी नेपाल, जिसने सबसे पहले ये आंदोलन की शुरुआत की थी, आपको याद होगा, हामी नेपाल के अध्यक्ष से भी हमने आपको मिलाया था, तस्वीरें दिखाई थी सुदन गुरुंग, ये छात्र नेता सागर ढकाल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता रवि लामिछाने, हरका साम्पांग और दुर्गा परसाई को अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए सोशल मीडिया पर वोटिंग कराई जा रही है। इनमें भी दुर्गा परसाई कौन है, जिनकी तस्वीर आप आज देख रहे हैं, क्योंकि हम आपको अन्य तीनों के बारे में तो बीते दिन से ही बता रहे हैं, लेकिन दुर्गा परसाई को नेपाल की सेना अपने मुख्यालय में लेकर आई है और ऐसा कहा जा रहा है कि नेपाल के जेन जी इससे बहुत नाराज है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, तह तक जाना होगा। असल में ये पूरी कहानी अब इस सवाल पर आकर टिक गई है कि क्या नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद हो रही है। ये आरोप कौन लगा रहा है, ये बातें कौन छेड़ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, तब उनके पीछे एक तस्वीर ने, जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त, सबका ध्यान खींचा। यह तस्वीर किसकी थी? यह तस्वीर थी नेपाल के हिंदू राजा पृथ्वी नारायण शाह की, जिन्हें आधुनिक नेपाल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और वो 18वीं सदी के एक ऐसे दूरदर्शी हिंदू सम्राट थे जिन्होंने नेपाल को एकजुट किया। आज जो नेपाल आपको दिखाई देता है, उसके पीछे इन्हीं का योगदान है, जिनकी आप तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं आर्मी चीफ के पीछे। अब सोचिए, एक तरफ तो पहले सेना प्रमुख के पीछे इस तस्वीर को देखा गया, और आज ही सेना अंतरिम सरकार पर सहमति बनाने के लिए दुर्गा परसाई को अपने मुख्यालय में लेकर आ गई। अब ये दुर्गा परसाई है कौन? पेशे से एक बहुत बड़े मेडिकल कारोबारी है और राजनीतिक रूप से एक दक्षिणपंथी नेता है, जो नेपाल में खुलकर हिंदू राष्ट्र की वकालत करते रहे। इस साल मार्च के महीने में जब हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे, तब वो इसका खूब समर्थन कर रहे थे। जब राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में भी ये रैलियां, ये रोड शोज निकल रहे थे, तब दुर्गा परसाई खुलकर सामने आ रहे थे और खुलकर वो उसका समर्थन कर रहे थे। हालांकि देखिए, दुर्गा परसाई पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के करीबी रहे हैं और उनके साथ मुलाकात भी कर चुके हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इसीलिए नेपाल के युवाओं को उन पर भरोसा नहीं है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त नेपाल के युवा दो धड़ों में, बल्कि कई धड़ों में बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ जो बड़े बड़े मोटे तौर पर कहा जा सकता है, एक तरफ वो युवा हैं जो चाहते हैं कि नेपाल की राजनीति में बुनियादी सुधार हो और अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने शासन किया, उन्हें सत्ता से दूर रखा जाए और नेपाल में एक नई व्यवस्था लाई जाए। दूसरी तरफ कई युवा ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नेपाल को नई व्यवस्था के साथ उनकी पसंद के नेताओं को प्राथमिकता मिले, तभी ऐसी लड़ाई हो रही है। हालांकि यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या इस तख्ता पलट के बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठ सकती है, जिसके लिए इस साल मार्च महीने तक विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। दुनिया में मूल रूप से सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जो हिंदू बहुल हैं। इनमें पहला है भारत और दूसरा नेपाल। दोनों देशों में लगभग 80% आबादी हिंदुओं की है और माना यह जाता है कि नेपाल में सनातन धर्म प्राचीन भारत की सिंधु घाटी सभ्यता से पहुंचा था। इसके अलावा 2500 साल पहले नेपाल छोटे छोटे राज्यों और जनजातियों का एक मोज़ेक हुआ करता था। मोज़ेक का मतलब होता है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक संपूर्ण चित्र या संरचना का बनना, और उस वक्त नेपाल भी एक ऐसी ही संरचना में बटा हुआ था जिसके कई हिस्से थे।
नेपाल की एक लोक कथा के अनुसार जब वहां ने नाम के एक ऋषि काठमांडू की घाटी में आए और वहां उन्होंने लोगों की रक्षा के लिए पाल नाम की एक हवन क्रिया होती है। जब ने पाला किया तो इसी से इस देश का नाम नेपाल हो गया। इसमें ने जो ऋषि थे, ने का अर्थ महान ऋषि से था और पाल का अर्थ हवन क्रियाओं से था। आज भी नेपाल के संरक्षक देवता भगवान पशुपतिनाथ को माना गया है, जो भगवान शिव के ही एक रूप है। इसके अलावा इसी नेपाल में सिद्धार्थ गौतम का भी जन्म हुआ, जिन्हें आगे चलकर गौतम बुद्ध कहा गया और उन्होंने भारत के सारनाथ में अपना पहला प्रवचन दिया। नेपाल में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच कभी कोई तनाव नहीं रहा और मल्ल राजवंश ने तो नेपाल में हिंदू धर्म के लिए एक ऐसे स्वर्णिम युग का आरंभ किया जिसमें राजाओं के संरक्षण में धार्मिक भक्ति का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। और इस दौर में नेपाल में कई मंदिर बने जिन्हें हिंदू देवी देवताओं को समर्पित किया गया। आज भी भारत के लाखों लोग हर साल नेपाल के इन हिंदू मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। अलग अलग वक्त में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म भी नेपाल आया, लेकिन नेपाल ने हिंदू राष्ट्र की जड़ों को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया और ना ही नेपाल कभी गुलाम रहा। 18वीं शताब्दी में हिंदू राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एक देश का रूप दिया और उसे एकजुट कर दिया। ये वही हिंदू राजा हैं जिनकी तस्वीर नेपाल के सेना प्रमुख के पीछे हमने आपको दिखाई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नेपाल की राजशाही ने एक समझौता किया था, जिसके तहत ब्रिटिशर्स को नेपाल के विदेशी मामले संभालने थे और बदले में नेपाल को यह वादा किया गया था कि वहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं होगा और अंग्रेजों को गोरखा सैनिक देगा। वैसे इसी तरह का एक समझौता पाकिस्तान में बलूचिस्तान की सियासत के साथ भी हुआ था, लेकिन वहां मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सेना को भेजकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया था। लेकिन भारत ने हिंदू बहुल होते हुए भी नेपाल की संप्रभुता का सम्मान किया। नेपाल के साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता बना रहा। नेपाल साल 2008 तक दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र था, लेकिन कहते हैं कि वहां के राजाओं ने तब भी आम जनता के प्रति इतनी बेरहमी दिखाई, एक नाराजगी थी लोगों में। तभी तो 2008 में राजशाही के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ था और राजशाही का अंत हुआ था जब जनता सड़कों पर उतरी थी। राजा तो ऐशो आराम में रहते थे, लेकिन आम जनता मरती थी और इसी अत्याचार की वजह से वामपंथी आंदोलन हुआ। नेताओं ने अपना हथियार बनाया और साल 2008 में नेपाल से राजशाही को भी हटा दिया, फिर नेपाल को भी एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया। हालांकि अब फिर से ये चर्चा चल पड़ी है, कई लोग इसको बढ़ चढ़कर भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको वास्तविकता के करीब जो परिस्थिति है वो दिखा रहे हैं। क्या नेपाल इस बार के तख्ता पलट के बाद वापस से अपने हिंदू राष्ट्र की जड़ों की तरफ भी लौट सकता है? दुर्गा परसाई को सेना ने बुलाया और आर्मी चीफ के पीछे पहले राजा की तस्वीर देखकर ऐसे मुश्किल घड़ी में ऐसी अटकलें और कयास लगाई जा रही हैं कि क्या ऐसा करने की कोशिश हो रही है। हालांकि यहाँ एक हकीकत यह भी है कि जब जब नेपाल में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठता है, तब तब नेपाल की जनता राजशाही विवादों को याद करके कांपने लगती है। इनमें साल 2001 की हिंसा, जिसको आज भी नेपाल अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये देखिए, उस वक्त नेपाल के राजा थे 55 साल के वीरेंद्र शाह, जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे और उनकी सोच लोकतंत्र को लेकर काफी नरम थी। जबकि उनके बेटे और उनके उत्तराधिकारी दीपेंद्र शाह थे, जिन्हें युवराज दीपेंद्र कहा जाता था, प्रिंस दीपेंद्र कहा जाता था, जो 29 साल के थे और काफी पढ़े लिखे, आधुनिक, कुछ हद तक पश्चिमी जीवन शैली को अपनाने वाले भी थे। लेकिन उन्होंने किया क्या, ये देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कई किताबों में बताया गया है कि दीपेंद्र शाह देवयानी राणा से शादी करना चाहते थे, जिनका संबंध जंग बहादुर राणा के खानदान से था और नेपाल में राणा खानदान और शाह खानदान के बीच एक सदी से भी ज्यादा पुरानी दुश्मनी थी। इसी दुश्मनी की वजह से राजा वीरेंद्र शाह और रानी ऐश्वर्या राजलक्ष्मी शाह इस शादी के सख्त खिलाफ थे। फिर क्या किया युवराज दीपेंद्र ने? इसके बाद वो तारीख थी 1 जून 2001। एआई से हमने आपके लिए ये वीडियो जनरेट किया है। जून 2001 को जब काठमांडू के राजमहल में राजा वीरेंद्र शाह और उनके परिवार के लोग एक कार्यक्रम में शामिल हुए, तो उनके बेटे दीपेंद्र शाह ने, जो कि युवराज थे, पहले आरोपों के मुताबिक उन्होंने काफी नशा किया था, शराब पी थी, और इसके बाद जब वो वापस लौटे तो उनके शरीर पर सेना जैसी एक वर्दी थी,
हाथों में एक बंदूक थी। जो जानकारी दर्ज है इस वक्त, वहीं से हमने ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा किया है। इसी बंदूक से दीपेंद्र शाह ने अपने पिता एक साथ कितने लोगों को मारा। इसी बंदूक से दीपेंद्र शाह ने अपने पिता राजा बीरेंद्र शाह, रानी ऐश्वर्या, ये लास्ट की तस्वीर है जिसमें उन्होंने खुद को भी गोली मार ली थी, लेकिन पहले उन्होंने गोली दागी राजा बीरेंद्र शाह, रानी ऐश्वर्या, अपनी बहन, अपने भाई निर्जन शाह समेत राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। कहा जाता है ये सब कुछ सिर्फ एक शादी को लेकर हुआ। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस घटना के पीछे राजा बीरेंद्र शाह के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह का हाथ हो सकता है, जो इसके बाद नेपाल के राजा बन गए थे इस घटना के बाद। क्योंकि जब उन्होंने खुद को गोली मारी युवराज दीपेंद्र ने, उसके बाद बताया जाता है कि वो कोमा में चले गए, 2-3 दिन तक इलाज हुआ लेकिन वो बच नहीं पाए। अब आपको पूरी फैमिली ट्री दिखाते हैं कि आखिर ये जो घटना राजशाही को लेकर हुई थी, जिसके बाद से लोगों में, क्योंकि उसके बाद सिर्फ 7 साल राजशाही वहां पर टिक पाई, सिर्फ 7 साल। ये है राजा बीरेंद्र शाह, जिनकी उम्र थी 55 साल जब उनके बेटे ने उनकी हत्या की थी, युवराज दीपेंद्र ने। और ये थी रानी ऐश्वर्या, जिनकी उम्र थी 51 साल। दोनों को ही बहुत नरम दिल और लोकप्रिय माना जाता है पूरे नेपाल में। लेकिन उसके बाद से जो तस्वीर सामने आई, क्योंकि किस किस की हत्या की थी युवराज दीपेंद्र ने, और युवराज दीपेंद्र की उस वक्त की उम्र थी 29 साल के दीपेंद्र ने अपने 21 साल के छोटे भाई राजकुमार निराजन की हत्या की। उन्होंने राजकुमारी श्रुति, जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, अपनी बहन की 24 साल की बहन की हत्या कर दी। उन्होंने राजा की बहन, जो कि मतलब उनकी बुआ लगी, अपनी बुआ की दीपेंद्र ने हत्या की। उनकी उम्र थी 59। राजकुमारी शारदा उनका नाम था। कुमार खड़ग, जो कि बहनोई थे, उनकी मतलब आप सोचिए, उनके बहन की हत्या, उनकी 62 साल उम्र थी। मतलब इतने उम्र दराज लोगों को भी मारा, युवाओं को भी मारा। अरे अपने माता पिता को मार दिया। 7 साल की बहन और ये 51 साल के छोटे भाई, और ये चचेरी बहन जो उनकी थी राजकुमारी जयंती। इन सभी 9 लोगों को युवराज दीपेंद्र शाह ने एक बार में गुस्से में वो पहुंचे और सबको मार दिया और फिर खुद को भी गोली मार दी। इस घटना के बाद जब दीपेंद्र शाह 3 दिन तक कोमा में रहे, तब उन्हें नेपाल का नया राजा घोषित किया गया था। लेकिन 4 जून 2001 को उनकी मौत हो गई और इसके बाद राजा बीरेंद्र शाह के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बने। और ज्ञानेंद्र शाह पर आरोप लगते हैं कि वो भी आम जनता की तकलीफों को समझ नहीं पाए, और यही तो वजह थी ना। उस समय भी एक तख्ता पलट हुआ था और आज भी एक तख्ता पलट हुआ है। आप हिंदू राजाओं के महल सिंह दरबार की ये तस्वीरें जरा देखिए, जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। सिंह दरबार की धू कर जलती हुई तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसे इस बार के आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने जलाकर बर्बाद कर दिया। बीरगंज नगर निगम दफ्तर के हम पीछे की तरफ इस वक्त आ गए हैं। जो पीछे की तरफ जो तमाम निगम की गाड़ियां लगी हुई थी, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ दर्जन भर गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ लगी हुई थी उस दिन 2 रोज़ पहले, जब प्रदर्शनकारी इस पूरे दफ्तर में घुस आए थे। और जो नगर निगम के दफ्तर को तो उन लोगों ने पूरा तहस नहस करके जला दिया, लेकिन पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी थी दफ्तर के पीछे, तमाम गाड़ियों में जो है ज़बरदस्त आगजनी की गई है और सब गाड़ियों को जो है पूरी तरीके से जला दिया गया। ये यहाँ का ट्रैफिक का ऑफिस है, जिसके हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से सारी गाड़ियों को यहाँ पर जला दिया गया। काठमांडू के राज निवास, या जहां राजा का घर हुआ करता था, वहां से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ये हवालात है। और इस हवालात के हालात आप देखें, पूरी तरह से बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही दिखाई देगी। ये अटॉर्नी जनरल का यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में है, इस समय मौजूद है। अगर आप देख रहे हो कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं या लोग हैं, वो यहाँ पर मिलकर किस तरीके से काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो आप कह सकते हैं गंध जो है वो जलने की अभी भी आ रही है, यानी अभी आप कह सकते हैं कि अभी चीजों को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर आप नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम को ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस तख्ता पलट में पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। सीख ये है
कि आजकल की युवा पीढ़ी अमीर और गरीब की खाई को उस तरह से नहीं देखती जिस तरह से पहले की पीढ़ियां देखा करती थी। पहले की जो पीढ़ी थी वो ये सोचती थी कि अमीर और ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं जी होता और जीत हमेशा ताकतवर की होती है। लेकिन आजकल की जेन ज़ी युवा ऐसा नहीं सोचते। वो ये नहीं कहते कि ताकतवर के खिलाफ जीता नहीं जा सकता। वो ये मानते हैं कि ताकतवर अगर अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ सारे लोग एकजुट होकर अगर निकलेंगे तो इंसाफ मांगी जा सकती है। नेपाल में यही हुआ है। नेपाल में एक तरफ वो जेन ज़ी युवा है जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त थे, वो सड़कों पर निकले और उन्होंने अपने तरीके से, कई लोग हिंसा को लेकर तो प्रश्न पूछ ही रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने अपने लिए इंसाफ की आवाज उठाई है। दूसरी तरफ नेताओं के वो बच्चे थे, क्योंकि अब हम आपको सबसे दिलचस्प हिस्सा आज के बुलेटिन का दिखाने वाले हैं। नेताओं के वो बच्चे थे जिनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं थी और आप ये भी कह सकते हैं कि अब तक दो तरह के नेपाल थे। एक नेपाल उन गरीब ताकतवर नेताओं का था जो वीवीआईपी बनकर रहते थे। दूसरा नेपाल उन आम लोगों का था जो गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। और इस बात की गवाही आंकड़े भी देते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस बताता है कि नेपाल के 1% अमीर लोग पूरे देश की 25% संपत्ति के मालिक हैं, जबकि देश की करीब 50% आबादी के पास पूरे नेपाल की सिर्फ 4% संपत्ति है। कुछ ही देर में हम आपके सामने 4 ऐसे नेपो किड्स के चेहरे रखेंगे, उनसे आपकी पहचान करवाएंगे जिनको लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा पूरे नेपाल में भड़का था। लेकिन ये आंकड़े भी उतने ही जरूरी रहे इस आंदोलन के पीछे। इसके अलावा आय में भी अगर नेपाल 100 रुपए कमाता था तो इसमें से 14 रुपए देश के सिर्फ 1% अमीर लोगों के पास चले जाते थे। आधी आबादी को इसमें से सिर्फ 18 रुपए ही मिलते थे। अमीर गरीब की खाई बढ़ी। 3 करोड़ की आबादी होने के कारण जिस नेपाल को प्रति व्यक्ति आय के मामले में कई देशों से आगे होना चाहिए था, वो नेपाल बहुत पीछे रह गया। आज 145 करोड़ के भारत में सालाना प्रति व्यक्ति आय 2,54,000 रुपए है, जबकि 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में यही आंकड़ा 1,22,000 रुपए है। और ऐसा नहीं है कि हमारे अपने देश भारत में अमीरों और गरीबों के बीच आर्थिक असमानता नहीं है, यह समस्या पूरी दुनिया में है। इन आंकड़ों को देखिए, दुनिया के जो टॉप 1% अमीर लोग हैं उनके पास पूरी दुनिया की कमाई का 20% हिस्सा चला जाता है। टॉप 1% जो दुनिया का है उसके पास पूरी दुनिया की कमाई का 20% हिस्सा चला जाता है, जबकि जो नीचे की यानी बॉटम 50% आबादी है उसे पूरी दुनिया की कमाई में सिर्फ 8% की हिस्सेदारी मिलती है। पहले के जमाने में जब अमीर और अमीर होता जाता था और गरीब होता जाता था, तो इससे पहले की पीढ़ी सह लेती थी। उस वक्त गरीब और कमजोर वर्ग यही सोचता था कि क्या बिगाड़ सकते हैं, धन्ना सेठों से दुनिया चलती है। लेकिन नेपाल की जेन ज़ी युवा पीढ़ी जिस तरह से नेताओं के अमीर बच्चों के खिलाफ क्रांति लेकर आई है, उसने ये बता दिया है कि अब जो दुनिया के 256 करोड़ जेन ज़ी हैं, वो अमीर और शक्तिशाली लोगों की मार को और नहीं सहेंगे। बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ। नेपाल में नेताओं के उन बच्चों से जो राजनीति की आड़ में किस तरह की जिंदगी जीत रहे थे और नेपाल में नेताओं और उनके बच्चों ने राजनीति की आड़ में किस तरह की लूट खसोट की थी। इनमें सबसे पहले नंबर पर 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ा। ये देखिए, उनकी तस्वीर इस तरफ है, जूम इन करके दिखा सकते हैं क्या हम? ये देखिए, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोध खातीवाड़ा की ये बेटी है। ऐसे ही नेपो किड्स को लेकर वहां सबसे ज्यादा बवाल मचा। तो आखिर ये 29 साल की श्रृंखला खातीवाड़ा जो नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विरोध खातीवाड़ा की बेटी है, इन पर क्या आरोप है आप देख सकते हैं। पिता की पहुंच का फायदा इनको मिला श्रृंखला खातीवाड़ा को। इसके साथ ही लग्जरी लाइफस्टाइल, विदेशों में छुट्टियां मनाना, इन बातों को लेकर लोग नाराज थे। 2018 में मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब भी इनको मिला। खिताब जीतने में पिता से मदद का भी आरोप लगाया गया कि पिता है इसलिए इनको ये अवार्ड मिला है। जेन ज़ी आंदोलन के बाद से ये श्रृंखला खातीवाड़ा गायब है। 2 दिन में इंस्टा पर 1 लाख फॉलोअर्स इनके घट गए। अब दूसरा नाम सौगत थापा, जो कि पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे हैं। आइए जूम इन करके दिखाते हैं अपने दर्शकों को। मतलब काफी ठीक ठाक दिखने वाले हैं। पूर्व कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के ये बेटे हैं और यही है वो दूसरे शख्स जिनको लोगों ने टारगेट किया। अब वजह क्या थी? पद का भूख लाभ मिला है और
पद का अगर खूब इनको लाभ मिला है तो पिता की पहुंच का फायदा इनको मिला। पिता की पहुंच से पोखरा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव ये जीत गए। लग्जरी लाइफस्टाइल, विदेशों में छुट्टियां मनाना, बिना योग्यता पिता के नाम पर सब कुछ इनको मिला है, ये आरोप इन पर था। और सौगत थापा एक और ऐसे ही #नेपो किड वाले बच्चे थे जिनको पिता के पद का खूब लाभ मिला और उपलब्धियां इनकी हमने आपको बता दी हैं। एक और नेपो किड जिनकी खूब वहां पर चर्चा हो रही थी वो है बीना मगर, जो पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की बहू हैं। और इनका भी जरा लेखा जोखा आपको बताएं, उससे पहले एक बार जूम इन करके जरा बीना मगर की तस्वीर दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी ये देखें कि बीना मगर जो है उनको लेकर वहां की जनता की क्या सोच थी। नेपो किड में इनका नाम था, #नेपो किड के खिलाफ साथ इनके खिलाफ भी वहां पर खूब प्रचार किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की ये बहू है। ग्रामीण जल योजनाओं के बाजार में देखिए 4 इन पर आरोप थे। पूर्व पीएम की ये बहू है, परिवारवाद की राजनीति का फायदा मिला, जल मंत्री रहते सरकारी फंड से निजी विदेश यात्राओं का आरोप है कि भाई जो सरकारी फंड था, मतलब सरकारी पैसे से बहू जाती थी अपने फॉरेन टूर पे, ग्रामीण जल योजनाओं के बजट में कटौती ऐशे आराम में कम नहीं हुई। और जो आखिरी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी नहीं देखिए, इनका नाम है शिवना श्रेष्ठा। शिवना श्रेष्ठा जो कि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा की बहू है। जूम इन करके इनको भी दिखाइए, ये है शिवानी श्रेष्ठ। देखिए शिवाना श्रेष्ठा, माफ कीजिएगा, शिवाना श्रेष्ठा। नेपाल में नेताओं के बच्चों की जो ऐश में कतार में एक चौथा चेहरा हमने आपके लिए निकाला है जिसको वहां पर टारगेट किया जाता। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा की बहू है और क्या क्या इन्होंने फायदा उठाया, जरा इनकी भी लाइफस्टाइल आप देख लीजिए ताकि आप भी समझ जाइए कि लोगों का गुस्सा क्यों था। सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल का खूब दिखावा करती थी, कभी इधर की तस्वीरें कभी उधर की तस्वीरें, करोड़ों की संपत्ति थी। जो कुछ ये लोग फ्लैश कर रहे थे इनको एहसास ही नहीं था कि यही एक दिन गले की फांस बनेगा। विदेशों में छुट्टियां मनाना और ये सब कुछ उनका जो लाइफस्टाइल था वो उनके लिए भारी पड़ा। ये सूची बहुत लंबी है, हमने सिर्फ प्रतीकात्मक तौर से कुछ आपके लिए निकाला है। 2 दिन पहले हमने आपको पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बारे में बताया था जिन्होंने पैतृक गांव में अपना जन्मदिन मनाने के लिए रातों रात 4 लाख रुपए खर्च करके एक हेलीपैड बनवाया। सोचिए, जो लोग वाम विचारधारा का दम भर के राजशाही को हटाकर सादगी भरे जीवन, नेपाल के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की बात करके सत्ता में आए थे, वो अपने लिए हैप्पी बर्थडे के लिए एक हेलीपैड बनवाते हैं अपने गांव में और कई हेलीकॉप्टर्स के साथ वहां पर लैंड करते हैं। इन सारी बातों ने नेपाल के लोगों में गुस्सा भर दिया। 8 सितंबर को जब इस आंदोलन का आह्वान हुआ तो ये सारे जेनजी सड़कों पर उतर आए और अब समय का चक्र देखिए, नेताओं के जो बच्चे पहले हर जगह दिखाई देते थे, जो अब जनता के डर से गायब हो रहे हैं और अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आप इस वीडियो को देखिए जिसमें नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नारा खूब गूंज रहा था और वो था नेता का बच्चा गाड़ी में और गाड़ी पहुंची खाड़ी में। आज इस सवाल की भी काफी चर्चा है कि क्या नेपाल के तख्ता पलट के पीछे विदेशी ताकतों का कोई हाथ हो सकता है। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तब वहां अमेरिका की भूमिका को लेकर कई सवाल उठे थे और अब नेपाल के तख्ता पलट में भी कुछ घटनाओं को संदिग्ध माना जा रहा है और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नेपाल असल में चाइना और अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स का शिकार हुआ है। केपी शर्मा ओली के लिए कहा जाता था कि उनका झुकाव चीन के प्रति बहुत ज्यादा था। हाल ही में 3 सितंबर को जब चाइना में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ तब इसमें ओली अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। वो विक्ट्री परेड जो आपको याद होगा एससीओ समिट के बाद हुआ था। एससीओ समिट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाइना पहुंचे थे, लेकिन विक्ट्री डे परेड में इंडिया शामिल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वापस लौट गए, लेकिन जब वहां रशिया, इसी के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, उधर से किम जोंग आपको याद होगा नॉर्थ कोरिया से, ये सभी लोग शामिल हुए विक्ट्री परेड में और पाकिस्तान वाला वो बूट पॉलिश पीएम भी शामिल हुआ था। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली भी अपनी पत्नी के साथ थे। इसके अगले ही दिन 4 सितंबर को उनकी सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन नहीं करने के लिए बैन लगा दिया था। लौटे चीन से ही थे, फिर फैसला ले लिया बैन का और फिर जो हुआ वो आप देख रहे हैं। इनमें ज्यादातर कंपनियां किस देश की थी? अमेरिका की। अब सवाल यही उठ रहा है कि केपी शर्मा ओली चीन से आते हैं और चीन के टिकटॉक पर ये कहते हुए कोई बैन नहीं लगाया जाता कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
का पालन टिकटॉक तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका के फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया जाता है। और इसके सिर्फ 5 दिन बाद 9 सितंबर को नेपाल की सरकार गिर जाती है, जिससे लोगों के अंदर इन सारी घटनाओं को लेकर एक संदेह पैदा होता है। ऐसा लगता है कि इन सारी घटनाओं के बीच कुछ मिसिंग है, कोई मिसिंग कड़ी है। हालांकि सिर्फ इन घटनाओं के आधार पर विदेशी ताकतों की साजिश का शक जताना सही नहीं होगा। और यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि आधिकारिक रूप से इस पर अब तक नेपाल की तरफ से या किसी और देश की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। और यह भी जानिए कि जेन जी जिसने ये पूरा आंदोलन किया, वो खुद ये बता रहे हैं कि हमने ये सोशल मीडिया एप्स बंद होने की वजह से ये आंदोलन नहीं किया है, ये नेपाल में इन नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्योंकि जब उनके भ्रष्टाचार को हम सोशल मीडिया पर एक्सपोज कर रहे थे तब उन्होंने सोशल मीडिया बैन लगाया। आज बहुत सारे लोग नेपाल के आंदोलन की तुलना बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के आंदोलन से कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि नेपाल का आंदोलन किसी भी देश के आंदोलन से बहुत अलग है। और ऐसा क्यों है, समझिए। ये बात सही है कि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, सूडान, बोलीविया ऐसे देशों में हिंसक आंदोलन हुए, सत्ता परिवर्तन किया गया, उससे इन देशों के आम लोगों की जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। और आज भी इन देशों की आर्थिक स्थिति, यहाँ के लोगों का जीवन वैसा ही बना हुआ है, जस का तस बना है। लेकिन इन देशों के बीच नेपाल के तख्ता पलट से हर किसी को उम्मीद है। वो क्यों? नेपाल शायद दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां जेन जी युवाओं ने आंदोलन किया है और जो मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां अब तक नेपाल में अस्तित्व में थी, उन्हें अपने देश से बाहर करना चाहते हैं। इसलिए ऐसी उम्मीद है कि नेपाल का ये आंदोलन और इसमें मारे गए लोगों की जानें व्यर्थ नहीं जाएंगी। यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेपाल इंश्योरर्स एसोसिएशन ने बताया है कि इस आंदोलन में जितनी संपत्तियों का नुकसान हुआ है उसकी बीमा राशि 5,000 करोड़ नेपाली रुपए हो सकती है। ये बीमा राशि 2015 में नेपाल में भूकंप से संपत्ति को हुए नुकसान से भी ज्यादा हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने नेपाल को भूकंप से भी ज्यादा दहला दिया है। वैसे अभी हम आपको ये बता रहे थे कि पिछले साल बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हुआ था, लेकिन उस तख्ता पलट से आम लोगों की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। इसका फायदा कट्टरपंथी संगठनों को ज्यादा मिला। ढाका यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के जो चुनाव हुए, उनमें जमाते इस्लामी की छात्र शाखा बांग्लादेश इस्लामी छात्रों शिविर के समर्थन वाले पैनल ने बड़ी जीत हासिल की। कहा जा रहा है कि साल 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद यह पहली बार है जब किसी इस्लामी छात्र संगठन को ऐसी सफलता मिली हो। जमाते इस्लामी वही संगठन है जिस पर दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे। अब तो इसके छात्र संगठन को ढाका यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी जीत मिली है और वहां हिजाब को लेकर कैसे लग रहे हैं नारे, ये खुद देखिए। लड़कियों के कपड़े, हिजाब को लेकर लड़कों की नारेबाजी और जोश आपने उनका देखा। बहरहाल इस खबर को यहीं पर छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अमेरिका की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास और अमेरिकी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े गोली मार दी गई। 31 साल के चार्ली किर्क यूनिवर्सिटी में एक ओपन डिबेट कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ये देखिए आपके सामने ये तस्वीर है। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ डिबेट कर रहे थे, इसी बीच किसी ने उन्हें गोली मार दी। ये गोली उनकी गर्दन पर जाकर लगी, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। इस हमले का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो छात्र के साथ ओपन माइक डिबेट करते हुए दिखाई देते हैं। हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं। अब देखिए, इस गोलीबारी के बाद यूनिवर्सिटी में भगदड़ मच गई। भीड़ का फायदा उठाकर हमलावर भी फरार हो गया। इस कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद थे, लेकिन इस हमले को कोई रोक नहीं पाया, ना ही वो ये पता कर पाए कि गोली कहां से चली। अब ये शख्स है कौन? आप सोचिए, ये सबसे करीबी लोगों में से माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप का चार्ली किर्क। इस हमले ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। चार्ली की हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वांस को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ली किर्क की हत्या को अमेरिका के लिए एक काला दिन बताया और उन्होंने चार्ली को अमेरिका का सच्चा देशभक्त कहकर उनके सम्मान में 4 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। चार्ली किर्क डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे और उन्होंने चुनावों के समय डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी भाषण दिए। उनका मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा से ही अमेरिका आगे बढ़ सकता है।
इस हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो सामने आया। दावा है कि इस वीडियो में दिख रहा है शख्स वो शार्प शूटर था जिसने चार्ली कर्क पर गोली चलाई थी। दरअसल चार्ली कर्क जिस जगह पर बैठे थे वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर यूटा वैली यूनिवर्सिटी की एक इमारत है जिसकी छत पर एक व्यक्ति भागता हुआ दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने चार्ली पर गोली चलाई होगी। अमेरिकी जांच एजेंसियां इस आदमी की तलाश में जुट गई हैं, लेकिन सोचिए अमेरिका की हालत देखिए। चार्ली कर्क अमेरिका के कंजर्वेटिव विचारधारा के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, लेखक और प्रसिद्ध मीडिया पर्सनालिटी थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चार्ली कर्क के 55 लाख फॉलोअर्स हैं और वो द चार्ली कर्क शो नाम से एक पॉडकास्ट और रेडियो प्रोग्राम भी करते थे जिसे हर महीने 5 लाख से ज्यादा लोग सुनते थे। यही नहीं, चार्ली अमेरिका में टर्निंग पॉइंट यूएसए नाम की एक संस्था चलाते थे जिसका मकसद था देश भर में युवाओं को साथ जोड़ना जो अमेरिकी समाज के पुराने मूल्यों मान्यताओं पर विश्वास रखते हैं। इसके लिए चार्ली कर्क देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में ओपन माइक डिबेट आयोजित करवाते थे जिसमें वो युवाओं के सवालों का जवाब देते थे। हाल फिलहाल में चार्ली द अमेरिकन कमबैक टूर पर निकले हुए थे। इस कार्यक्रम के तहत उनको अमेरिका की 15 यूनिवर्सिटीज में जाकर छात्रों से डिबेट करना था। इसी टूर के तहत वो आज यूटा वैली यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। जिस वक्त उन पर हमला हुआ उस वक्त यूनिवर्सिटी छात्रों के साथ उनकी डिबेट फॉर राइट्स, आम लोगों पर गोलीबारी करने वालों और LGBTQ समुदाय के मुद्दे पर ही हो रही थी। देखिए विडंबना। प्रूव मी रॉन्ग डिबेट का वो वीडियो आया है जिसमें चार्ली का आखिरी शब्द था वायलेंस। डिबेट के दौरान छात्र ने उनसे गन राइट्स को लेकर सवाल जवाब किए थे और इसके बाद उसने चार्ली से कहा कि क्या वो जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में कितने मास शूटर्स हो गए हैं। इस सवाल पर बोलते हुए चार्ली कर्क ने छात्र से कहा कि क्या वो इसमें गैंगस्टर्स द्वारा हो रही हिंसा को भी जोड़ रहे हैं। इस जवाब के खत्म होते ही शूटर ने चार्ली कर्क को गोली मार दी। अमेरिका में मास शूटिंग यानी आम लोगों पर गोलीबारी किया जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में 5000 से ज्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हमलावर ने आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। यहां तक कि स्कूलों की घटनाएं हुई हैं। बच्चों के कॉलेजेस में, स्कूल में जा जाकर गोलियां ही गोलियां दागी गई। अमेरिका में कई लोग मास शूटिंग को देश के गन कल्चर की देन बताते हैं। अमेरिका बंदूकें खरीदना दुकानों से ग्रोसरी खरीदने जितना आसान है। बंदूक खरीदने के लिए वहां आपकी 18 साल उम्र होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका में बंदूक के लाइसेंस से जुड़े नियम राज्यों के हिसाब से अलग अलग हैं, लेकिन वो भी इतने मामूली है कि 18 की उम्र का कोई भी लड़का या लड़की अमेरिका के जिस राज्य में इजाजत है वहां जाकर बंदूक खरीद सकता है। अमेरिका के गन कल्चर को लेकर प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट कहती है कि वहां के 40% घरों में बंदूकें होती हैं। करीब 32% लोग स्वयं बंदूकों के मालिक हैं, यानी हर 100 में से 32 अमेरिकी नागरिक के पास बंदूक है। यही नहीं, 72% बंदूक मालिकों का कहना है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए बंदूक को खरीदा है। अमेरिका में बंदूकों के प्रति ये लगाव अचानक से पैदा नहीं हुआ है। अमेरिका में संवैधानिक रूप से लोगों को बंदूकें रखने का अधिकार दिया गया है। सेकेंड अमेंडमेंट जो वहां पर हुआ, नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की इजाजत दी गई और ये सामान्य कागजी कार्रवाई करके आप बंदूक खरीद सकते हैं। कई अमेरिकी द सेकेंड अमेंडमेंट को खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन चार्ली कर्क द सेकेंड अमेंडमेंट का समर्थन करते थे और उनका मानना था कि जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक खरीदना सही है। विडंबना देखिए, आज किस सिरफिरे ने उन्हें गोली मारी। अमेरिकी अगर आप देखें तो तमाम जो एजेंसियां हैं वो अब लग गई हैं, हमलावर की तलाश तेज कर रही है। उनका मानना है कि हमलावर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो चार्ली कर्क के विचारों से सहमत नहीं था और उन्हें मारना चाहता था। दरअसल चार्ली अमेरिकी जनता से जुड़े कई मुद्दों पर खुलकर तर्क करते थे और कई मौकों पर प्रूव मी रॉन्ग डिबेट के दौरान लोगों से उनकी तीखी बहस होती थी। कहते थे प्रूव मी रॉन्ग। चार्ली कर्क वामपंथी विचारधारा के धुर विरोधी थे। उनका मानना था कि वामपंथी विचारधारा अमेरिका के लिए हानिकारक है। चार्ली नहीं कहते थे कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में वामपंथी विचारधारा बढ़े और युवाओं के मन में देश की व्यवस्था के प्रति भ्रम पैदा हो। इसके अलावा चार्ली कैंसल कल्चर के खिलाफ थे। कैंसल कल्चर को आप सामाजिक बहिष्कार की ऐसी प्रथा समझ सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति पर लगे आरोपों को सच मानकर लोग उसका सामाजिक बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं या उन्हें सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर सार्वजनिक रूप से बदनाम किया जाता है। चार्ली कर्क अवैध घुसपैठ के भी खिलाफ थे।
उनका मानना था कि सीमाएं खोल देने से देश में अपराध, आर्थिक बोझ बढ़ता है। डोनाल्ड ट्रंप की तरह अमेरिका फर्स्ट की नीति के समर्थक थे। चार्ली ईसाई मान्यताओं को दृढ़ता से मानने वाले व्यक्ति थे। वो विशेष तौर पर इस्लाम को वामपंथी विचारधारा वालों का हथियार मानते थे। उनका कहना था कि अमेरिका इस्लामिक विचारों का बढ़ना पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों पर हमला है। चार्ली कर्क वोकिज्म यानी LGBTQ समुदाय के भी खिलाफ थे। उनका मानना था कि वोकिज्म पूरी तरह से नैतिक और सांस्कृतिक भ्रष्टाचार है और ये अमेरिकी समाज को बांटकर युवाओं को अंदर से मानसिक रूप से कमजोर, भ्रष्ट बना रहा है। कई मौकों पर उन्होंने स्कूल, कॉलेजेस में वोक प्रोपेगेंडा फैलाने वालों का भी विरोध किया और कहा कि वोक प्रोपेगेंडा कल्चर वॉरफेयर का हिस्सा है। इसके अलावा चार्ली कर्क इजराइल का समर्थन करते थे और कई मौकों पर उन्होंने सवालों के जवाब में फिलिस्तीन के अस्तित्व पर सवाल भी खड़े किए थे।